जब भी हम किसान शब्द सुनते हैं ना, हाँ तो हमारे दिमाग में तुरंत एक छवि बन जाती है। हाँ बिल्कुल, एक सिर पर साफा बांधे हुए पुरुष की तस्वीर। एकदम सही। कंधे पर हल रखे या कड़ी धूप में ट्रैक्टर चलाते हुए कोई पुरुष। मतलब ये छवि विज्ञापनों में, फिल्मों में और हमारे स्कूली किताबों में इतनी गहराई से छपी है कि हम कभी इस पर सवाल ही नहीं उठाते। सही बात है। हम बस मान लेते हैं कि यही सच्चाई है। हाँ लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब और सच बताऊं तो हैरान करने वाली बात है। खेतों में असल में जो इंसान सबसे ज्यादा पसीना बहा रहा है ना, जो बुवाई से लेकर कटाई तक का सारा भारी काम कर रहा है, वो हमारी सरकारी फाइलों में, हमारे बैंकों में और समाज की नजरों में पूरी तरह से अदृश्य है। और यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है। बिल्कुल। तो आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में, यानी इस डीप डाइव में, हम रंजना मिश्रा के शोध और उनके लेख पर चर्चा कर रहे हैं। यह लेख भारतीय कृषि के स्त्रीकरण यानी फेमिनाइजेशन की जमीनी हकीकत को सामने लाता है। जी। आज हम उस कड़वी सच्चाई को समझेंगे कि कैसे खेत पूरी तरह से महिलाओं के भरोसे चल रहे हैं, लेकिन उन्हें किसान होने का हक नहीं मिल रहा। देखिए, ये एक ऐसा विषय है जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव से जुड़ा है। हम अक्सर मान लेते हैं कि खेती एक ऐसा क्षेत्र है जहां नियम और परंपराएं सदियों से एक जैसी ही हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन पिछले कुछ दशकों में गांवों की जनसांख्यिकीय, मेरा मतलब है जो डेमोग्राफी है, वो पूरी तरह से बदल चुकी है। अच्छा। हाँ, जब हम कहते हैं कि महिलाएं खेती में सिर्फ मदद नहीं कर रही हैं, बल्कि वे खेती को चला रहे हैं, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव है। और इसे समझे बिना हम इस पूरी समस्या की गहराई तक नहीं जा सकते। तो मैं इस बदलाव को समझना चाहती हूँ, क्योंकि अगर हम कुछ दशक पीछे जाएं, तो शायद तस्वीर थोड़ी अलग थी, है ना? बिल्कुल अलग थी। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ कि खेतों की ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के कंधों पर आ गई? इसका सबसे बड़ा कारण है रोजगार के लिए पलायन। अच्छा। देखिए, खेती से होने वाली आमदनी लगातार कम होती गई है। हाँ। और मौसम की अनिश्चितता भी बहुत बढ़ गई है ना। हाँ, वो तो है। तो इसके चलते ग्रामीण इलाकों से पुरुषों ने तेजी से शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। वे शहरों में चले गए, निर्माण स्थलों पर, कारखानों में या दिहाड़ी मजदूरी के काम में लग गए। तो पीछे से खेत अकेले रह गए। एकदम सही। अब जब घर का पुरुष शहर चला गया है, तो पीछे जो पुश्तैनी जमीन है, जो खेत हैं, उन्हें बंजर तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। बिल्कुल नहीं। इसलिए उन खेतों की पूरी जिम्मेदारी घर की महिलाओं पर आ गई। मतलब ये सिर्फ कटाई के समय जाके मदद करने वाली बात नहीं है, ये पूरा का पूरा ऑपरेशन संभालने वाली बात है। हाँ, 100%। सुबह खेत की जुताई की तैयारी करने से लेकर बीज बोना, लगातार निराई गुड़ाई करना, कीटनाशकों का छिड़काव करना और फिर फसल कटने के बाद उसके भंडारण तक की पूरी प्रक्रिया। बिल्कुल। ये सब कुछ महिलाएं ही कर रही हैं। एकदम सही कह रही हैं आप। वे इस पूरे चक्र की मुख्य कर्ताधारता हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यहीं से शुरू होती है। वो कैसे? देखिए, ये महिलाएं दिन में 12-12 घंटे खेत में कमर तोड़ मेहनत करती हैं। लेकिन जब आप सरकारी दस्तावेजों को देखते हैं, सरकारी नीतियों को पढ़ते हैं, तो वहां किसान की परिभाषा कुछ और ही होती है। अच्छा, तो सरकार की नजर में किसान कौन है? सरकारी तंत्र में किसान वह व्यक्ति है जिसके नाम पर जमीन का मालिकाना हक दर्ज है। ओहो, और हमारे समाज में जमीन आमतौर पर पुरुषों के नाम पर ही होती है। बिल्कुल। मतलब पिता से बेटे को, फिर उसके बेटे को, यही सिलसिला चलता है। एकदम सही। ऐतिहासिक रूप से जमीन के कागजातों पर पुरुषों का ही नाम होता है। इसलिए भले ही महिला खेत का 100% काम कर रही हो, सरकारी फाइलों में उसे किसान नहीं माना जाता। उसे सिर्फ कृषि मजदूर या पारिवारिक मददगार का लेबल दे दिया जाता है। अरे बाप रे। इसे समझने के लिए मैं कॉर्पोरेट दुनिया का उदाहरण देना चाहूंगी। जी बताइए। मान लीजिए ऑफिस में एक इंटर्न या कोई जूनियर कर्मचारी किसी प्रोजेक्ट का 100% काम करे। वो दिन रात एक करके डेटा इकट्ठा करे, रिसर्च करे, पूरी प्रेजेंटेशन बनाए और क्लाइंट की सारी मुश्किलें भी सुलझाएं। लेकिन जब प्रोजेक्ट सफल हो जाए तो प्रोजेक्ट मैनेजर का वो शानदार टाइटल, सारा इंक्रीमेंट और सारा क्रेडिट किसी और व्यक्ति को मिल जाए। हाँ बिल्कुल। सिर्फ इसलिए क्योंकि अंतिम कॉन्ट्रैक्ट के कागजों पर हस्ताक्षर उसके हैं।
मतलब खेतों में महिलाओं के साथ तो ठीक यही हो रहा है ना? ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और खेतों के मामले में ये सिर्फ क्रेडिट न मिलने का दुख नहीं है, ये उनके आर्थिक अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। कैसे? जब आपको पारिवारिक मददगार का लेबल मिल जाता है ना, तो आप पूरी सरकारी व्यवस्था से ही बाहर हो जाते हैं। मैं इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझना चाहती हूँ। जी। क्योंकि कुछ लोग सोच सकते हैं कि क्या सिर्फ एक नाम या एक लेबल से इतना फर्क पड़ता है? काम तो हो ही रहा है। तो इस किसान के टैग ना होने का असल में आर्थिक नुकसान क्या होता है? देखिए, इसे ऐसे समझिए कि कागजों में किसान ना होना एक ऐसा बंद दरवाजा है जिसके पीछे सारी आर्थिक सुविधाएं रखी हुई हैं। अच्छा। जब एक महिला खेती करने के लिए किसी बैंक में लोन लेने जाती है, तो बैंक का मैनेजर सबसे पहले क्या मांगता है? कुछ गिरवी रखने के लिए? बिल्कुल, वो कोलैटरल या गिरवी रखने के लिए कोई संपत्ति मांगता है। अब खेती के मामले में ये संपत्ति जमीन के कागज होते हैं, जिसे हम खतौनी या जमाबंदी कहते हैं। हाँ। अब चूंकि उस महिला के नाम पर कोई जमीन है ही नहीं, बैंक के नियम उसे लोन देने की इजाजत ही नहीं देते। लाइसेंस देने से ही मना कर रहा है। एकदम सही। और क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है, इसलिए आप कभी भी मुख्य हाईवे पर गाड़ी नहीं ले जा सकते। आपको हमेशा कच्ची पगडंडियों पर ही चलना होगा। बहुत खूब। वो हाईवे यहाँ संस्थागत रिंग या फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम है। और बात सिर्फ बैंक लोन तक नहीं रुकती है। सरकार किसानों को जो कृषि सब्सिडी देती है, चाहे वो सस्ते बीज हों या खाद हों, वो भी उसी के खाते में जाती है जो रजिस्टर्ड किसान है। अरे! और तो और, फसल पकने के बाद जब उसे सरकारी मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बेचने की बारी आती है ना, तो वहां भी किसान का रजिस्ट्रेशन कार्ड चाहिए होता है। मतलब महिला अपनी ही उगाई फसल को अच्छे दामों पर सरकारी मंडी में बेच ही नहीं सकती? बिल्कुल नहीं बेच सकती। तो अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है और सरकारी सब्सिडी भी नहीं आ रही है, तो वे खेती शुरू करने के लिए पैसा लाती कहाँ से है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि खेती में तो शुरुआत में ही बीज और खाद के लिए काफी निवेश चाहिए होता है ना? हाँ, और यहीं से वो खतरनाक चक्र शुरू होता है, जिसे हम कर्ज का जाल कहते हैं। ओहो! जब बैंक के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो महिला के पास केवल एक ही रास्ता बचता है, गांव का स्थानीय साहूकार या महाजन। साहूकार ये नहीं देखता कि जमीन किसके नाम पर है, वो तुरंत नकद पैसा दे देता है। लेकिन उसका ब्याज तो बहुत ज्यादा होता होगा? बिल्कुल, वो जो ब्याज दर लगाता है, वो बैंकों के मुकाबले कई गुना ज्यादा होती है। मतलब फसल उगाने से पहले ही महिला एक भारी कर्ज के नीचे दब जाती है। सही कहा। अब महिला दिन रात मेहनत करके फसल उगाती है, लेकिन जब फसल बिकती है तो उस कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ उस साहूकार का ब्याज चुकाने में चला जाता है। तो उनके पास क्या बचता है? मुनाफा लगभग शून्य हो जाता है। और सोचिए, अगर किसी साल बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया या बेमौसम ओले गिर गए और फसल बर्बाद हो गई, बाप रे! तो वो महिला उस कर्ज के जाल में इतनी बुरी तरह फंस जाती है कि पीढ़ियों तक उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। और शायद कई लोग ये सोचते होंगे, अगर फसल खराब हो भी गई और सरकार ने फसल बीमा का पैसा या मुआवजा दिया, तो वो पैसा परिवार के ही पुरुष यानी पति या ससुर के बैंक खाते में तो जा ही रहा है ना? ये एक आम सोच है। आखिर पैसा घर में ही आ रहा है, तो क्या इससे सच में कोई फर्क पड़ता है कि पैसा किसके खाते में जा रहा है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और रंजना मिश्रा के लेख में इस संरचनात्मक आर्थिक बाधा को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया गया है। देखिए, पैसा घर में आना और पैसा सीधे उस महिला के हाथ में आना जिसने खेत में मेहनत की है, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? जब मुआवजा या मुनाफे का पैसा सीधे पुरुष के बैंक खाते में जाता है, जो शायद शहर में बैठा है, तो उस महिला का अपनी ही मेहनत की कमाई पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। यानी वो खुद तय नहीं कर सकती कि उस पैसे का क्या करना है? बिल्कुल नहीं। वो पैसा शायद शहर में पुरुष के अपने खर्चों में चला जाए या किसी और काम में लग जाए। महिला ये तय नहीं कर पाती कि उस पैसे में से कितना हिस्सा अगले साल के अच्छे बीज खरीदने में लगाना है, या बच्चों की पढ़ाई पर खर्च करना है, या कोई छोटा कृषि उपकरण खरीदने में निवेश करना है। मतलब जो आर्थिक स्वतंत्रता है, हाँ, आर्थिक स्वतंत्रता और निर्णय लेने की शक्ति, ये दोनों चीजें उस महिला के हाथ से छिन जाती हैं। वो उसी व्यवस्था पर निर्भर रहने को मजबूर हो जाती है जिसने उसे सिर्फ मददगार का लेबल दिया है। ये वाकई एक बहुत बड़ी खाई है। बिल्कुल। अब तक की चर्चा सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि कानून, बैंकिंग सिस्टम और यहाँ तक कि मौसम भी इन महिलाओं के खिलाफ खड़े हैं। जी।
इतनी भारी चुनौतियों को देखकर तो कोई भी हार मान ले यार। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये महिलाएं इस चक्रव्यूह में सरवाइव कैसे कर रही हैं, क्योंकि खेती तो रुक नहीं रही है ना। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प और प्रेरणादायक हिस्सा है। अच्छा। सिस्टम भले ही उनकी मदद ना कर रहा हो, लेकिन ये महिलाएं हार नहीं मान रही हैं। वे अपनी खुद के समाधान निकाल रही हैं। कैसे समाधान? इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें जलवायु परिवर्तन के संकट से निपटने में देखने को मिलता है। अच्छा। आज मौसम इतना अनिश्चित हो गया है कि हरित क्रांति के समय की जो रासायनिक खेती की तकनीकें थी ना, जिनमें बहुत ज्यादा पानी और महंगी रासायनिक खादों की जरूरत होती थी, वे सब अब फेल हो रही हैं। और बैंक उन्हें लोन देने रहे तो वे महंगी खाद खरीद भी नहीं सकती। एकदम सही पकड़ा आपने। ठीक इसी मजबूरी ने उन्हें अपने पारंपरिक ज्ञान की तरफ लौटने पर मजबूर किया, जो आज के समय में उनके लिए एक वरदान साबित हो रहा है। अरे वाह! ईयू से महिलाओं के पास बीजों को सहेजने और मिट्टी को समझने का एक बहुत गहरा ज्ञान रहा है। हाँ, ये तो है। वे बाजार से महंगे हाइब्रिड बीज खरीदने के बजाय उन स्थानीय और देसी बीजों का इस्तेमाल कर रही हैं, जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं और वहां की मिट्टी के अनुकूल हैं। मतलब वे उन बीजों का इस्तेमाल कर रही हैं जिन्हें उगाने का खर्च भी कम है और जो मौसम की मार भी झेल सकते हैं। बिल्कुल। क्या वे कीटनाशकों के लिए भी ऐसे ही कुछ तरीके अपना रही हैं? हाँ जी, वे रासायनिक कीटनाशकों की जगह घरेलू और जैविक बायोपेस्टिसाइड्स खुद तैयार कर रही हैं। नीम के पत्ते, गाय का गोबर, गोमूत्र, इन जैसी चीजों का इस्तेमाल करके वे खाद और कीटनाशक बना रही हैं। ये तो बहुत ही शानदार है। और देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे पर्यावरण बचाना चाहती हैं, बल्कि इसलिए है क्योंकि आर्थिक रूप से उनके लिए सबसे व्यावहारिक है। इसका खर्च लगभग न के बराबर है। हाँ, बात तो सही है। इसके साथ ही वे खेतों में छोटे तालाब बनाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रही हैं, ताकि बारिश का पानी सहेजा जा सके। अगर मैं इसे आज की व्यावसायिक भाषा में कहूँ ना, तो इन महिलाओं का ये रवैया मुझे बिल्कुल एक स्टार्टअप की तरह लगता है। स्टार्टअप? कैसे? हाँ, मतलब जब आपके पास बड़ी फंडिंग या बड़े निवेशकों जैसे बैंकों का सहारा नहीं होता, तो आप बूटस्ट्रैप करते हैं। आप कम से कम संसाधनों में इनोवेशन और जुगाड़ के जरिए अपना बिजनेस मॉडल खड़ा करते हैं। अरे वाह, ये तुलना बहुत ही प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। और इस स्टार्टअप मॉडल का सबसे मजबूत स्तंभ है उनकी सामूहिक शक्ति। जो लड़ाई एक महिला अकेले इस विशाल और जटिल सिस्टम से नहीं लड़ सकती थी, वो लड़ाई अब वे एक साथ मिलकर लड़ रही हैं। इसी सामूहिक शक्ति ने स्वयं सहायता समूहों, या जिन्हें हम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या SHGs कहते हैं, उनको जन्म दिया है। हाँ, मैंने इन समूहों के बारे में सुना है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि ये सामूहिक शक्ति जमीनी स्तर पर काम कैसे करती है। ये समूह उस साहूकार वाले कर्ज के जाल को कैसे तोड़ते हैं? इसे ऐसे विजुअलाइज कीजिए, एक अकेली महिला जिसके पास कोई जमीन नहीं है, वो साहूकार के सामने बहुत कमजोर है। हाँ। लेकिन जब 15-20 महिलाएं मिलकर एक स्वयं सहायता समूह बनाती हैं, तो समीकरण पूरी तरह बदल जाता है। वो कैसे? मान लीजिए हर महिला महीने के 100 या 200 रुपए बचाकर एक जगह जमा करती हैं। कुछ ही महीनों में उनके पास अपनी एक छोटी सी पूंजी बन जाती है। उनका अपना एक माइक्रो बैंक तैयार हो जाता है। अरे वाह! अब अगर किसी महिला को बीज खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो वो साहूकार के पास जाने के बजाय अपने ही समूह से बहुत ही मामूली ब्याज दर पर कर्ज ले सकती है। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है सिस्टम को बाईपास करने का। बिल्कुल। और ये सिर्फ कर्ज तक सीमित नहीं है। अच्छा। पहले वे बाजार से थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीज या खाद अकेले खरीदती थीं, जो उन्हें बहुत महंगा पड़ता था। अब वे समूह के रूप में एक साथ थोक में खरीदारी करती हैं, जिससे उन्हें भारी डिस्काउंट मिलता है। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। इसी तरह जो कृषि मशीनरी एक अकेली महिला कभी खरीद या किराए पर नहीं ले सकती थी, अब पूरा समूह मिलकर उस मशीन को किराए पर ले लेता है और सब बारी बारी से उसका इस्तेमाल करती हैं। मतलब उन्होंने बिचौलियों की जरूरत ही खत्म कर दी। बिल्कुल। और जहां तक मुझे याद है, लेख में इस बात का भी जिक्र था कि ये महिलाएं अब सिर्फ कच्चा माल उगाने तक सीमित नहीं रहना चाहती, वे वैल्यू एडिशन की तरफ भी बढ़ रही हैं। एकदम सही। वे अर्थशास्त्र का ये मूल नियम समझ गई हैं कि सिर्फ कच्चा माल बेचने में कोई खास मुनाफा नहीं है। अगर एक महिला खेत से टमाटर तोड़कर बाजार में बेचने जाएगी, तो बिचौलियों से शायद 2 या 3 रुपए प्रति किलो का भाव देंगे। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन वही महिलाएं अब अपने समूह के जरिए छोटी मशीनें लगा रही हैं। वे उसी टमाटर की प्यूरी या केचप बना रहे हैं। वे खेतों में उगने वाले कच्चे मसालों को खुद सुखाकर, पीसकर उन्हें पैकेट में बंद करके बेच रही हैं। और वो 2 रुपए का टमाटर
अब बाजार में 25 या 30 रुपए के प्रोडक्ट के रूप में बिक रहा है। बिल्कुल। ये सचमुच अद्भुत है। महिलाएं अपने स्तर पर हर वो काम कर रही हैं जो उन्हें करना चाहिए। जी। लेकिन हम सिर्फ उनके इस जुझारूपन की तारीफ करके चुप नहीं बैठ सकते ना। सही बात है। जब आधी आबादी इतना कुछ कर रही है तो इस सिस्टम को भी तो अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी ना। एकदम। हमेशा जुगाड़ या बूट स्ट्रैपिंग से तो देश की पूरी कृषि व्यवस्था नहीं चल सकती ना। तो इस लेख में उन समाधानों और संरचनात्मक सुधारों के बारे में क्या कहा गया है जो सरकार को करने चाहिए। देखिए, रंजना मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि जब तक नीतिगत और कानूनी स्तर पर बड़े बदलाव नहीं होंगे तब तक महिलाओं की ये सफलता एक सीमित दायरे में ही रहेगी। उनका सबसे पहला और सबसे ठोस सुझाव है भूमि मालिकाना हक के नियमों में बदलाव लाना। जब तक जमीन उनके नाम नहीं होगी तब तक उन्हें असली पहचान नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे समाज में जहां जमीन को लेकर पीढ़ियों से एक खास तरह की सोच रही है, वहां लोग इतनी आसानी से जमीन महिलाओं के नाम कैसे करेंगे? क्या इसके लिए कोई कानूनी सख्ती चाहिए? कानूनी तौर पर संयुक्त मालिकाना हक यानी पति पत्नी दोनों के नाम पर खेत का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा कारगर तरीका है आर्थिक प्रोत्साहन देना। आर्थिक प्रोत्साहन। हाँ। लेखिका का सुझाव है कि अगर कोई परिवार कृषि भूमि की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर कराता है तो सरकार को स्टाम्प ड्यूटी में भारी छूट देनी चाहिए। अरे, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका लगता है ना? हाँ। अगर किसी परिवार को जमीन खरीदते समय स्टैम्प ड्यूटी में 40 या 50,000 रुपए की बचत दिख रही है तो वे तुरंत घर की महिला के नाम पर ही रजिस्ट्री करवाएंगे। हाँ। पैसे की बचत तो सीधे लोगों की सोच बदल सकती है। बिल्कुल। और जैसे ही उस महिला के नाम पर जमीन का कागज आएगा वो रातों रात सरकारी फाइलों में मजदूर से किसान बन जाएगी। क्या बात है। बैंक उसे लोन देने लगेंगे और वो MSP पर अपनी फसल बेच सकेगी। ये एक बदलाव बाकी सारे बंद दरवाजे खोल देगा। इसके बाद लेखिका ने एक और बहुत ही दिलचस्प और अक्सर अनदेखे किए जाने वाले मुद्दे पर बात की है, जेंडर फ्रेंडली तकनीक यानी महिलाओं के अनुकूल मशीनरी। अब जब आप ये कह रहे हैं ना तो मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने सच में आज तक कभी कोई ऐसा ट्रैक्टर या भारी कृषि उपकरण नहीं देखा जो महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। बिल्कुल नहीं देखा होगा। सब कुछ बहुत भारी और विशाल होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे अर्थशास्त्र की भाषा में एक मार्केट फेलियर कहा जा सकता है। अच्छा। हाँ। ट्रैक्टर या कृषि उपकरण बनाने वाली कंपनियों को पता है कि बाजार में खरीदार कौन है। पुरुष। सही। खरीदार वो है जिसके हाथ में पैसा है, जिसके पास बैंक का लोन है, जिसके नाम पर जमीन है, और वे सब पुरुष हैं। इसलिए तमाम मशीनें एक औसत पुरुष की शारीरिक संरचना, उसकी लंबाई और उसकी ताकत को ध्यान में रखकर ही डिजाइन की जाती हैं। मतलब ट्रैक्टर का क्लच दबाने के लिए जो ताकत चाहिए या स्टीयरिंग का जो वजन है वो सब पुरुषों के हिसाब से है। हाँ, यहाँ तक कि पीठ पर लादकर कीटनाशक छिड़कने वाली जो मशीनें होती हैं ना, वे 15-20 किलो की होती हैं और पुरुषों के कंधों की चौड़ाई के हिसाब से बनती हैं। बाप रे। जब एक महिला उस मशीन को उठाकर काम करती है तो उसे भयानक पीठ दर्द और कई शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है। बिल्कुल। इसलिए लेखिका इस बात पर जोर देती हैं कि कृषि इंजीनियरिंग को अपनी दिशा बदलनी होगी। हल्के उपकरण, बैटरी से चलने वाली मशीनें और महिलाओं की शारीरिक संरचना के अनुकूल डिजाइन तैयार करने होंगे। यह सिर्फ उनकी सुविधा का मामला नहीं है, बल्कि इससे काम की गति और कार्यक्षमता भी दोगुनी हो जाएगी। ये बहुत ही तर्कसंगत बात है। आप किसी को ऐसे औजार दे रहे हैं जो उनके लिए बने ही नहीं है और फिर उम्मीद कर रहे हैं कि वो बेहतरीन काम करें। सही कहा। लेकिन इन सब तकनीकी और कानूनी बदलावों के साथ साथ क्या एक सामाजिक बदलाव की भी जरूरत नहीं है? क्योंकि अंततः सोच तो समाज की ही बदलनी है ना। बिल्कुल। और यही इस पूरे विश्लेषण का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। समाज को महिलाओं के इस मौन श्रम को, इस अदृश्य मेहनत को मान्यता देनी ही होगी। और ये मान्यता कोई एहसान नहीं है। आर्थिक शोध बार बार ये साबित करते हैं कि जब पैसा महिला के हाथ में आता है तो वो पूरे समाज का भविष्य बदल देता है। ये कैसे होता है? क्या महिलाओं और पुरुषों के खर्च करने के तरीके में सच में कोई अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा। डेटा बताता है कि जब पैसा किसी पुरुष के पास आता है तो उसका एक बड़ा हिस्सा अक्सर व्यक्तिगत खर्चों या गैर जरूरी चीजों में चला जाता है।
लेकिन जब पैसा सीधे उस महिला के हाथ में आता है जिसने उसे खेत में मेहनत करके कमाया है, तो वो उस पैसे का सबसे बड़ा हिस्सा अपने बच्चों की शिक्षा, उन्हें बेहतर पोषण देने और पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर खर्च करती है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। जी। खेतों में महिलाओं को उनका हक देना, उन्हें कागजों में किसान मानना सिर्फ महिलाओं के अधिकारों या नारीवाद का कोई सैद्धांतिक मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये असल में हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने और अगली पीढ़ी को कुपोषण या अशिक्षा से निकालने का एक बहुत ही व्यवहारिक मॉडल है। एकदम सटीक बात कही है आपने। हम आधी आबादी के पैरों में बेड़ियां बांधकर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखकर एक मजबूत और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। उन्हें संसाधनों तक पहुंच देनी ही होगी, वरना हमारी पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। एकदम सही। तो इस गहरी चर्चा को समेटते हुए मुझे लगता है कि इस पूरे विषय का सार रंजना मिश्रा के लेख के उस विचार में छिपा है जो कहता है कि अगर हम सिर्फ नीतिगत बाधाओं को हटा दें तो ये महिलाएं पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने की क्षमता रखती हैं। बिल्कुल रखती हैं। लेकिन उस बदलाव की शुरुआत इस बात से होगी कि हम उनके अथाह योगदान और असली किसान होने की पहचान के बीच जो खाई है उसे समझें और उसे पाटें। ये खाई सच में बहुत गहरी है, लेकिन जो सामूहिक शक्ति महिलाएं आज दिखा रही हैं ना, उससे साबित होता है कि इसे पाटना असंभव नहीं है। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए ये सोचने वाली बात है, जरा कल्पना कीजिए अगर कल सुबह से देश की सारी कृषि नीतियां, बैंक लोन के सारे नियम और यहाँ तक कि ट्रैक्टरों और हार्वेस्टर मशीनों के डिजाइन केवल और केवल खेतों में काम करने वाली महिलाओं को ध्यान में रख के बनाए जाने लगे, तो क्या इससे सिर्फ खेती करने का तरीका बदलेगा या शायद हमारे गांवों का पूरा भविष्य, वहां की अर्थव्यवस्था और हमारे समाज की पूरी दिशा ही हमेशा के लिए एक नए रास्ते पर मुड़ जाएगी? क्या बात है। ये सचमुच एक ऐसा सवाल है जो हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह से चुनौती देता है। मुझे यकीन है कि जब हम अगली बार किसी खेत के पास से गुजरेंगे ना, या जब कोई हमारे सामने किसान शब्द कहेगा, तो हमारे दिमाग में उभरने वाली वो पुरानी छवि अब पहले जैसी नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचने, सवाल उठाने और इस पूरी व्यवस्था को समझने के इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।